हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शालिनी जैन, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसमें मिलने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आइसोमर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स के बारे में बताया था, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जो इन्फॉर्मेटिव आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी 10th क्लास बोर्ड से। और इसके अलावा हम एल्केन्स की और एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम से। पहली चीज़ तो कोल और पेट्रोलियम के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए, ये बनता कैसे है। ठीक है, कोल इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कौन बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब अंडरग्राउंड अर्थ सरफेस के अंदर बहुत ईयर्स तक, 1000 ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज होते रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे कोल के अंदर। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई है? कार्बन की। एंड कोल इज़ द फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू, डिकम्पोज्ड इनटू कोल। पेट्रोलियम होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। जब पेट्रोलियम सी से ड्रिल किया जाता है, आपने देखा होगा जो ऑयल ड्रिल्स होती हैं सी के अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई में भी है, तो वहाँ पर जब इसको पेट्रोलियम को निकाला जाता है उससे डिफरेंट फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस क्या हो गए? हमारे को पेट्रोल, डीजल ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, हमारे को पेट्रोलियम से इसको अलग करना पड़ता है। पेट्रोलियम इज़ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ से और उसके बाद इसमें से डिफरेंट फ्रैक्शंस अलग किए जाते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शन अलग किए जाते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, ये आपने करा था 9th में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हर फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से पेट्रोलियम में से डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। इसमें से सॉलिड भी निकलते हैं, लिक्विड भी निकलते हैं और गैसियस फ्रैक्शंस भी निकलते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, मिक्स विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। It is formed by the decomposition of dead remains of plants and animals buried deep under the earth for the million of years ago. अब यहाँ पर था deep under the earth, यहाँ पर है deep under the sea. ठीक है, जो पेट्रोलियम हमारे को मिलते हैं वो हमारे को सी से हम ड्रिल आउट करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट और एनिमल जो डीप अंडर द सी जाके डिकम्पोज होते हैं, वहाँ से हमारे को पेट्रोलियम मिलता है। तो आपको हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेफिनेशन दोनों की सेम है, बट डीप अंडर द अर्थ और डीप अंडर द सी। ठीक है, कैसे बनता है? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और कौन से एलिमेंट हैं जो पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड सल्फर, प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, तो यू शुड नो कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में। पहली है कंबशन, ठीक है, और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम पढ़ते हैं कंबशन के बारे में। कंबशन को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं बर्निंग। किसी भी चीज़ को बर्न करना इज कंबशन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी कभी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो, कोई भी कार्बन कंपाउंड हम बर्न करते हैं तो उसमें एक तो हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बर्न करते हैं जब हम किसी भी फ्यूल को, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट। ठीक है, तो और साथ में प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे और साथ में प्रोड्यूस होगी हीट एंड लाइट। तो
तो these are the products of complete combustion. जब sufficient supply of oxygen होती है तब प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कंप्लीट कंबशन जिसे हम कहते हैं. और कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास प्रॉपर होती है. देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनको, जैसे आप डायग्राम्स को लेबल करते हैं, इनको भी लेबल करने की हैबिट डालनी चाहिए. तो ये हमारा हो गया मीथेन गैस, ठीक है. ये हो गई ऑक्सीजन, इसे हमने बर्न करा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो कंप्लीट कंबशन का मतलब आपको समझ में आ गया. जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, जिसमें रीजनिंग भी पूछ ली जाती है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स क्यों है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर्स में. एल्केन्स बर्न विद ब्लू नॉन सूटी फ्लेम. ठीक है, तो कभी कभी XYZ करके ABC करके क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हिंट मिला हुआ होता है कि एक कंपाउंड X है जो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है. तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पर एल्केन्स की बात हो रही है. ठीक है. मीथेन LPG गैस होती है, आप देखते हैं ना, तो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम के साथ जो बर्न होता है दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. सूटी फ्लेम क्या हो गई? ब्लैक कलर का. आपने देखा होगा कि आपके बर्नर के अंदर जब कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, गैस बर्नर जो हमारे घर पर हैं, और यूटेंसिल रखा हुआ है बर्नर के ऊपर, और नीचे से वो ब्लैक कवरिंग उसके ऊपर डेवलप होने लग जाती है. ठीक है, वो किस वजह से होती है? जो बर्नर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो उसमें से हमारा फ्यूल निकल रहा है उसको कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलती, और उसकी वजह से वो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर कार्बन की डेवलप होने लग जाती है. तो दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन. और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ भी होता है. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद येलो सूटी फ्लेम. ठीक है, सूट हो गया ब्लैक कलर का एक कवरिंग डेवलप होना ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. अब आपसे पूछा जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो सूटी फ्लेम के साथ क्यों बर्न होते हैं, तो इसका हमारे को रीजन देना है क्योंकि उनके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है. ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन देम, सो दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन के बारे में मैंने आपको बता दिया. कंप्लीट कंबशन के अंदर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, बट इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता. इनकम्प्लीट कंबशन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स. ठीक है, अगर हम उसको इनहेल कर लेंगे तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से अ पर्सन कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. ठीक है, एक क्लोज रूम के अंदर अगर कहीं फायर कैच हो जाती है तो क्या होता है? जो पर्सन अंदर होता है उसका दम घुटने लग जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है. तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कंप्लीट कंबशन तो हो नहीं पाता, तो वहाँ पर जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, जो भी चीज़ वहाँ पर वुड वगैरह जो भी बर्न हो रही है उसकी वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है, और वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन करके जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और विच लीड टू डेथ. ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को हमारे उसमें सर्कुलेट ब्लड में नहीं होने देती. सो इट को अनकम्प्लीट कर. तो ये बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए इस रिएक्शन में. आप इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज. स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टीज है एल्केन की, सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन. ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको किसी भी नाम से पूछी जाए या इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा गया है? ठीक है, सबसे पहली चीज़, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. आप देख रहे हैं, दिस इज मीथेन. ठीक है, मीथेन, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर भी बना दिया आपको ताकि आपको रिप्लेसमेंट का पता चल जाए, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन एटम रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, कोई भी हेलोजन रिप्लेस कर सकता है, इसे रिप्लेस कर देता है, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. सब्स्टिट्यूट कर देता है इसलिए. ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर एटम. यहाँ पर किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है? क्लोरीन एटम से. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी मीथेन का ओपन स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. ठीक है, CH4, यहाँ पर Cl2 है, 2 एटम है क्लोरीन के. ठीक है, तो एक तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया यहाँ पर. ठीक है, 1 एटम, ये इसका बाय प्रोडक्ट बन गया.
और ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया। ठीक है, एंड द कंपाउंड फॉर्म दिस क्लोरोमिथेन। तो CH4 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो इट बिकम CH3Cl और इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोमिथेन। हम नॉमेनक्लेचर में कर चुके हैं हेलो कंपाउंड्स के। ठीक है, और इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, वो है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन विदाउट सनलाइट नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड, तो कंडीशन रिक्वायर्ड एक तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा जाए, इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्लोरोमीथेन बन गया। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करें तो क्या होगा। अब ये रिएक्शन यहाँ तक निकल गई जब हमने इसको सिंपली रिएक्ट करा, बट अगर हम एक्सेस में क्लोरीन का यूज कर रहे हैं, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये जो बाकी के 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं क्लोरोमीथेन में, ये भी रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। ठीक है, इनको भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। कैसे, देखिए ये है हमारा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है। ठीक है, अब फिर दोबारा से हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड और ये रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फॉर इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा और एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम इस कंपाउंड के अंदर आ गए, एंड इट विल कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को और सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद अब हमारा जो डाइक्लोरोमीथेन था, फिर हमने इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, तो अब हमारे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन में से फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वो हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा हो जाएगा 1 हाइड्रोजन एटम इज लेफ्ट एंड 3 क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम। 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और 3 क्लोरीन ने उनकी जगह ले ली। फिर और क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ये एक तरह से चेन रिएक्शन हो गई। ठीक है, फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन रह गया था, तो इस एक हाइड्रोजन को भी ये क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और इट विल बिकम टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए बाय 4 क्लोरीन एटम। सो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, सो इट इज नोन एज क्लोरीनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन एटम आ गए, ट्राइक्लोरोमीथेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में सबको पता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, फर्दर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करा, ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम्स और इट बिकम्स टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो एल्केन्स की आपके सिलेबस में है और जो आपसे पूछी जाती है। फर्स्ट है कंबस्शन एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको और भी 2 नामों से जाना जाता है, क्लोरीनेशन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इनकी रीजनिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्लोरीनेशन क्यों कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरीन एटम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए क्लोरीनेशन हो गया। ब्रोमीन एटम करता तो ब्रोमिनेशन हो जाता। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। और ये आपको स्टेप्स तब देने हैं जब आपसे एक्सेस ऑफ क्लोरीन की बात हो, अदरवाइज नो नीड ऑफ गिविंग दीज स्टेप्स। आपको यहीं तक ये रिएक्शन देनी होती है। इज इट क्लियर? प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस रिएक्शन के बारे में। तो एल्केन्स की ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर बताए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की हमने 2 प्रॉपर्टीज करी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कंबस्शन। ठीक है, एल्कीन्स की है आपके सिलेबस में खाली एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, और ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है एल्कीन्स की भी और एल्काइंस की भी। ठीक है,
तो एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि उनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जहां पर कोई भी एटम जाके अपने आप को ऐड ऑन कर सकता है। तो एडिशन वर्ड से ही हमारे को पता चल रहा है कि सिंपली एक मॉलिक्यूल, कोई सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या कंपाउंड आके ऐड ऑन होगा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ठीक है ना, उन कार्बन एटम्स पे जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ है। ये कंडीशन इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं कार्बन पे अटैच हो सकता है जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के ऊपर। अब इस कंपाउंड के अंदर, इथीन के अंदर तो है ही 2 कार्बन एटम, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई और एटम है ही नहीं, तो इसके लिए कोई चांस नहीं है कि कहीं और जाके ऐड ऑन होगा। तो अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज एडेड अक्रॉस अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर एल्काइंस की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, अभी हम एल्कीन्स की बात करें क्योंकि आपके सिलेबस में खाली एल्कीन्स की प्रॉपर्टी है, बट फॉर द कॉमन सेंस किसी आप कंपटीशन के लिए अपेयर होते हैं तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड में भी ये एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, 2 कार्बन एटम, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट। इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट का नाम लिख सकते हैं। मैंने तीनों कैटलिस्ट लिख दिए, जो आपको आसानी से याद हो जाए आप उसका लिख सकते हैं। यूजुअली निकल कैटलिस्ट आपको पूछा जाता है, पर कभी प्लेटिनम या पैलेडियम भी आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट तीनों यूजेबल है। तो हम तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट, तीनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली किसी एक कैटलिस्ट का लिखिए। पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है या पास्ट ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो निकल कैटलिस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है जो हम यूज कर सकते हैं इस एडिशन रिएक्शन के लिए व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है। हर एडिशन रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन वाली रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड ऑन द डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो एक जो हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो इस कार्बन पे हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गया हमारा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास थे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। तो नाउ इट बिकम्स इथीन से इथेन बन गया, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गए। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के काम में भी आती है। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है वहां पर आपको ये हाइड्रोजन एटम ऐड ऑन कर देते हैं। ऐसे प्रोपेन में देखते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा, मैंने यहाँ पर निकल कैटलिस्ट लिखा है, ठीक है। तो आप एक कोई सा भी एक कैटलिस्ट लर्न कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आएंगे दोनों एटम्स वो इन दोनों कार्बन के ऊपर आएंगे, यानी कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन होते हैं वहां पर, तो एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। तो आप ये देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, प्रोपीन से प्रोपेन बन गया, और ये रिएक्शन भी निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द इथीन। इसके लिए कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ब्रोमीन अपने आप में ही इसके अंदर आकर सिंपली एड ऑन कर देता है दोनों कार्बन के ऊपर। तो इसमें यहाँ पर हमारे को कोई कैटलिस्ट नहीं लिखना, ये खाली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन द डबल बॉन्ड। तो 2 ब्रोमीन एटम है, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन ही आ गया, एक ब्रोमीन ही आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। सो ये अब भी है। तो एक एडिशन रिएक्शन और है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। लास्ट में इसकी एप्लीकेशन है एडिशन रिएक्शन की, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ या एडवांटेज ऑफ एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन है, मतलब इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, इस रिएक्शन को कहाँ अप्लाई किया जाता है, इस रिएक्शन को अप्लाई किया जाता है टू फॉर्म वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल से ऑयल निकलते हैं, उससे वेजिटेबल घी बनाने के लिए काम में लाई जाती है रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर एल्काइल ग्रुप्स लगा देने। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कितनी भी लंबी ऑफ कार्बन चेन का, ठीक है, वो एल्काइल ग्रुप्स इस कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ होते हैं। तो इसके ऊपर आपको एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करने हैं विद R। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी,
एल्काइल ग्रुप्स तो अपनी जगह पे रहेंगे, बस ये हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देगा, तो दे विल एड ऑन दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो यही अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गए। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो ये भी क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है कि वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज में आती है। तो इस रिएक्शन को हम दो नाम से जानते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड, एंड एडिशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड ऑन द बोथ कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्ड, ठीक है। मुझे लगता है आपको लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एल्केन्स और एल्कीन्स की हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें हम अल्कोहल्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।